डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG एकेडमी। आज हम देखेंगे 6 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक समूह, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा, क्योंकि आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो होगा, महत्वपूर्ण वीडियो। ऐसे प्रश्न जो कि हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। क्लास 12 जो फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का, ये आपका जो 2025 में इसी साल जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी कुछ दिनों यानी महीने भर के अंदर, तो इसके जो भी पेपर में जो प्रश्न आते हैं हर साल पूछे जाने वाले, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। और आप देखें, इसमें सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक पूछता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है ये। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आप देखिए बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। इसमें देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको पूछे और परिभाषा और मात्रक पूछे, तो इसका मतलब यही है कि आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, बाद में इसका मात्रक लिखेंगे एकदम ये जो फार्मूला है, फार्मूला के अनुसार। तो आप ये लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F को, यानी कैपिटल F जो बल है, तथा परीक्षण आवेश Q0 यानी Q0 के मान की जो निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। निष्पत्ति मतलब अनुपात को, यानी इसके और इसके अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब ये फार्मूला होता है E=F/Q0, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग। और E से दर्शाते हैं किसको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से दर्शाते हैं। और जो मात्रक होता है कैपिटल E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वह आपका होता है N/C यानी न्यूटन पर कूलम। या इसका एक और मात्रक होता है जो आपको याद रखना चाहिए, दो मात्रक होते हैं, वोल्ट पर मीटर। तो अब समझिए कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखने के लिए आपको दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है कि तो आप क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, वही समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कोई ऐसा पृष्ठ है या ऐसा क्षेत्र है जिसमें जितने भी बिंदु हैं, उन पर जितने भी विभव लगे हुए हैं, सबके सब का मान क्या हो? बराबर हो, तो समविभव पृष्ठ बोलते हैं उस पृष्ठ को। अब देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछ दे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखने के लिए कह दे और इसका भी एक व्यवहारिक उदाहरण लिखने के लिए अगर कह दे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है, या एक भाषा में इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप। तो संख्यात्मक जो आपका रूप होता है, इससे किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। यानी जो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वह ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। और जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप। तो अब देखिए, ये जो देखिए यहाँ पे उदाहरण भी पूछा था, तो इसका उदाहरण होगा कि इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली है। यानी ट्रांसफार्मर जो है वह इसका एक उदाहरण है। किसका? अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। अब देखिए आगे, अगर आपको पूछ दे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो आपका इस वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के जो स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ये देख रहे हैं कि अब रेडियो, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरणें, दृश्य वगैरह ये सब लिखी हुई हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में जब लिखना है, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी? रेडियो तरंगों की, इसके बाद माइक्रो तरंगों की, इसके बाद अवरक्त विकिरणों की, फिर दृश्य विकिरण की, पराबैंगनी, एक्स विकिरण और गामा किरण। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा की होती है। और सबसे अधिक किसकी होती है? रेडियो तरंग की होती है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा घटते क्रम में, जबकि ये बढ़ते क्रम में हुआ कहा था, लेकिन यहाँ पे अब जल्दी में मैंने बढ़ते क्रम, तो मैंने दिखाया है कि सबसे अधिक किसका है? रेडियो तरंग, और सबसे कम किसका है? गामा तरंग का। तो आप ये तैयार कर लीजिएगा, इसी को उल्टा लिख देंगे तो हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आपको बनाया है कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए,
तो एकल गोलीय पृष्ठ अगर है उस पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र पूछे तो आप ये लिखेंगे कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है n/v -1/u =n-1/R होता है। और जहाँ u जो है आपका स्मॉल u वह है पृष्ठ से वस्तु की दूरी। आप जानते हैं कि u वस्तु की दूरी होता है, v जो होता है वह पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होता है, और स्मॉल n जो होता है वह पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का n जो होता है वह अपवर्तनांक होता है। अगर आपको पूछ दे कि कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, तो कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, अगर ये प्रश्न आपका बने तो इसे लिखिएगा कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। यानी अगर समय के साथ अगर जिसका कालांतर हो वह क्या हो, शून्य हो, तो स्रोत के बीच, तो उसे बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। दो कला संबद्ध स्रोतों से अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न बन सकता है कि दो कला संबद्ध स्रोतों से आपका क्या अस्थायी व्यतिकरण होता है। तो क्या बनता है, व्यतिकरण की क्रिया होती है। दो कला संबद्ध स्रोतों के अस्थायी होने से क्या होती है, दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच क्या होता है, अस्थायी व्यतिकरण यानी व्यतिकरण की क्रिया होती है। अगर आपको पूछे कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं अगर ये पूछे तो आप लिखेंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट या किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो इस तरीके से प्रकाश तरंगों के इस प्रकार के मुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं आगे जो अगला प्रश्न है वह है नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। तो नाभिकीय बल किसे कहते हैं, किसी नाभिक के भीतर या अंदर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। न्यूक्लियान मतलब कि जो न्यूक्लियस यानी नाभिक में जो भी जो कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप नाभिक में जानते हैं। तो नाभिक के जीवन कणों को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, उसे बोलते हैं। तो उसी बल को नाभिकीय बल कहते हैं जो बल उन्हें बांधे रखता है। अगला जो प्रश्न अगर आपको पूछ दे कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, तो एन टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं, कोटर होते हैं। तो एन टाइप में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में कोटर होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि ये आवेश को ढोने का काम करते हैं। आगे अगर आपको प्रश्न पूछ दे कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, तो पीएन संधि डायोड के दोनों ओर क्या होता है कि वह परत जिसमें चालनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती तो अवक्षय परत कहलाता है। यानी अगर पीएन संधि डायोड है उसके दोनों ओर अगर क्या है कि अगर जो परतें हैं उनके बीच, उस परत के बीच अगर चालनशील आवेश वाहक उपस्थित नहीं है तो अवक्षय परत कहेंगे। तो इस तरीके से यानी उपस्थित नहीं रहेंगे तभी अवक्षय परत कहेंगे। अगला आपको अगर पूछ दे प्रश्न कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे कि E = 1/4πε0 इंटू P/r³ लिखेंगे। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। किसका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वह कैपिटल E बराबर ये भी होता है, ये फार्मूला। और इसका भी मात्रक होता है क्या, न्यूटन पर कूलाम, ये आप देखे थे पहले। तो इस तरीके से यहाँ पे P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और जबकि स्मॉल r जो है वह द्विध्रुव से प्रेक्षित बिंदु की दूरी है, यानी द्विध्रुव से बिंदु यानी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, एक तरह से कह सकते हैं। आगे जो है वह 12वां प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों का नाम लिखिए, तो आप देखिए सबसे अधिक में आप किसका लिखेंगे, तरंग में रेडियो तरंग का। आपको अभी बताया था मैंने इसके पिछले प्रश्न में, आप ध्यान दिए होंगे। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसकी थी, तो वो आपकी थी रेडियो तरंग की।
और जो आपका सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो रहेगा वो किसका रहेगा, गामा किरण का। अगर आपको एग्जाम में किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो अगर किन किन बातों पर निर्भर करती है अगर ये पूछे तो आप लिखेंगे कि पतले लेंस के लिए अगर अपवर्तन का सूत्र लिखा जाए तो 1/f इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 के अनुसार क्या होता है कि ये बात होती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का लेंस के प्रकाश पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। यानी देख रहे हैं जो फोकस दूरी f है वह इस यन के यानी अपवर्तनांक और जो r1 r2 जो इनकी त्रिज्याएं वक्रता त्रिज्याएं हैं इसके ऊपर निर्भर करेगी। अगर आपको एग्जाम में ये न्यूमेरिकल पूछ दे कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलाम तथा 3 माइक्रोकूलाम हैं, यानी दो आवेश दिए गए हैं और जिन्हें 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो इसके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला आवेश आप देख रहे हैं Q1 बराबर कितना 2 माइक्रोकूलाम और दूसरा देख रहे हैं 3 माइक्रोकूलाम। दो आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2। Q1 कितना 2 माइक्रोकूलाम और Q2 दिया है आपका 3 माइक्रोकूलाम। और इसमें देख रहे हैं आपके माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में और 3 में 10⁻⁻⁶। और C जो कूलाम आपका है ये तो रहेगा ही। आगे अब देख रहे हैं कि इसमें R जो बीच की दूरी दिया दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r, तो वो आपका 30 सेंटीमीटर है। तो स्मॉल r का मतलब 30 सेंटीमीटर और जो ये होता है वह मीटर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा मल्टीप्लाई इसका, तो ये मीटर हो जाएगा। अब इसमें बल का मान पूछ रहा है तब दोनों के बीच की दूरी इतनी है, दोनों का आवेश इतना है, तो बल का गणना कीजिए। तो बल का मान निकालने के लिए तो बल आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसका फार्मूला ये होता है कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² होता है। तो अब देख रहे हैं आप कि 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10⁹ होता है और Q1 का मान आपका दिया था 2 × 10⁶ और गुड़े मतलब दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुड़ा, और Q2 का मान आपका दिया हुआ है 3 × 10⁶, तो 3 × 10⁶। और R का मान आपको लिखना है तो R का मान आप निकाले हैं कि 30 इंटू 10⁻⁻2, तो 30 × 10⁻⁻2 हो गया ये। और तो इसका स्क्वायर है R का, तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, F इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻1 ये आना चाहिए आपका। तो इसे काटिएगा तो आप क्या करेंगे कि जब इसका वर्ग करेंगे तो 30 का 2 बार गुणा हो जाएगा, 30 × 30 करके लिख दीजिएगा यहाँ पे नीचे। और फिर इसके बाद 10⁻⁻2 का मतलब 10⁻2 2 जा 4 हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। अब उसके बाद 30 2 बार हो जाएगा गुणे में और 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 10⁻⁴ को ऊपर ले जाइएगा तो इससे घातों से कुछ कटेगा और फिर काटिएगा 2 से 30 को, 3 से 30 को और 9 से जब काटिएगा तो आपका आंसर आएगा 10⁻⁻1। आपका 6 इंटू 10⁻⁻1 आंसर आ जाएगा। अगर देखिए अगला प्रश्न यदि आपको ये पूछे एग्जाम में और जबकि ज़्यादा पूछने वाले प्रश्न ये सब हैं, तो ये क्या है कि 2 माइक्रोकूलाम का आवेश अगर 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आपको देख रहे हैं आप कि Q का मान आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलाम, तो ऊपर वाले की तरह माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 और C का मतलब कूलाम ये हो जाएगा Q का मान यानी आवेश। अब कह रहा है कि ε0 का जो मान होता है वो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 ये होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऊपर जो 1/4πε0 का भी मान आपको याद रखना चाहिए 9 इंटू 10⁻9 दोनों का मान हमेशा रटे रहिए, याद करते रहिए। अब देखिए जब Q और ε0 का मान आपको जब दिया है तो आप इसमें फार्मूला होता है जो विद्युत फ्लक्स का, वो होता है विद्युत फ्लक्स को φE से दर्शाते हैं। φE बराबर होता है Q/ε0। तो अब देख रहे हैं कि Q का मान आपको पता है, ε0 का भी मान पता है, लेकिन जो ये आवेश रखा हुआ है वह घन पे रखा हुआ है, तो घन का मतलब 1/6।
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, घन के लिए 1/6 हो जाएगा। तो अब 1/6 का जब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू का मान अब रख दीजिए 1/6 हो गया। क्यू का मान आपका 2 × 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁶ हो गया। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान ये है 8.85 × 10⁻12। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 × 10⁻12। अब देखिए कि जब इसको आप काटेंगे 2 से ये 3 को काटेंगे, ये 6 को काटेंगे, 3 बार कटेगा। और इसके बाद फिर जब इसे ऊपर लेके जाएंगे 10⁻12 को, तो ये प्लस हो जाएगा और घटेगा। घटने के बाद क्या है कि 10 के पावर देख रहे हैं आप कि ये आपका 2 से ये कटा है, 3 हो गया, 3 और नीचे ये क्या बचा 8.85 और ये इसको ऊपर लेके गया तो देखिए प्लस हो गया। और ये 10⁻2 ये था, ये 2 तो कट ही गया था, तो ऊपर ये हुआ। अब देखिए कि जब इसको घटाएंगे आप, आधार समान है, घात जब जोड़ेंगे तो 12 में से 6 निकल गया, 6 बचा। तो ये आपका 6 प्लस वाले का बड़ा चिन्ह का लिखा जाएगा प्लस, और बाई ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो उसके बाद इसमें भाग देंगे। तो 10⁻6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा गुणा करने के बाद इन दोनों का, उसी से भाग दे देंगे। तो आपका वैल्यू आना चाहिए 37,664.78, यानी कि 37,664.78 ये इसका मान आना चाहिए। तो इस तरीके से इस सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, ये ज़रूरी होते हैं, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आने वाला वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। मुझे आशा है कि आप अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चलती होगी आपकी, तो करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।